नमस्कार, वेलकम टू द न्यू इंडिया नव भारत निर्माण के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है फिर से। और हमारा इकोनॉमिक सर्वे, राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे चल रहा है। उसके हम पहले 2 चैप्टर देख चुके हैं। पहले चैप्टर में हमने इकोनॉमिक सर्वे का ब्रथ ब्रथ से देखा था, कंप्लीट ओवरव्यू में देखा था। राजस्थान की जीडीपी कितनी है, जीडीपी ग्रोथ कितनी है, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, आईआईपी, इस तरीके के डाटा हमने देखे थे। वो सिर्फ डाटा से रिलेटेड था। दूसरा लेक्चर हमारा काफ़ी बड़ा रहा था और शायद सबसे बड़ा लेक्चर वही रहेगा। उसके अलावा जितने भी लेक्चर होंगे वो 1 घंटे से ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, 1 घंटे के आसपास में रहेंगे। इन लेक्चर्स के साथ में हम जो है वो आपको क्यूज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। आप लेक्चर्स देखिए, लेक्चर के बाद में उन क्यूज को सॉल्व करिए। क्यूज की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे कि अपना तीसरा लेक्चर है आज का, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्रामीण विकास। ठीक है, गांव से रिलेटेड कृषि हमने देख लिया, और कृषि के बाद में ही ग्रामीण क्षेत्र से विकास भी हम देख लेते हैं। तो 2 और 3 एक आपस में जुड़े हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र से भी बोल सकते हो। तो ग्रामीण लेवल पे, गाँव के लेवल पे किस तरीके से विकास किया जा रहा है और कौन कौन सी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। आप गांव में रहते होंगे तो आपको तो पता ही होगा गांव में बहुत सारी योजनाएं कौन कौन सी चलाई जाती हैं, उनकी जानकारी भी होगी आपको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कि अपना इकोनॉमिक सर्वे है उसके द्वारा बहुत सारी योजनाओं का नाम दिया गया है। जैसे मैं यहाँ पे जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है वो चीज़ें बोल देता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे में थोड़ा सा क्या है, बेतरतीब तरीके से पढ़ाया हुआ है, रैंडमली चीज़ें कराई हुई हैं। मैं आपको उस काम को थोड़ा सा आसान करते हुए सीक्वेंस वाइज डाल रहा हूँ। ये लेक्चर के बाद में आपको क्विज भी मिलेगी और क्विज भी सॉल्व करनी है ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएँ। उन्होंने लिखा हुआ है राजीव का मिशन के बारे में, फिर उन्होंने लिखा है मनरेगा के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में, विधायक स्थानीय क्षेत्र, एमएलए एमएलए लैड योजना, ठीक है, लोकल एरिया डेवलपमेंट योजना, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास कार्य जन योजना, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अब मैं आपको नाम ले रहा हूँ तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब याद कराने की भी गारंटी मेरी है। उसके बाद आपको क्यूज कर लेना है और आपको कोई भी सवाल कहीं से भी नहीं छूटेगा। आरएस, आरपीएससी, प्री और मेंस में जो भी सवाल पूछा जाएगा ये हमारे इस लेक्चर सीरीज में से और जो क्यूज है उसमें से कंप्लीट कवर हो जाएगी। ये शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ, पंचम राज्य वित्त आयोग, पंचायत पुरस्कार, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। हो सकता है शुरुआत में आपको लगे सर इतना सारा डाटा ये सब कैसे है। अब मैं लेक्चर कराऊंगा ना, लेक्चर में सब चीज़ याद हो जाएगी। मगरा क्षेत्र विकास, स्वय विवेक, जिला विकास, बायोफ्यूल प्राधिकरण, सांसद आदर्श ग्राम, महात्मा मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम, स्मार्ट विलेज, 14वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, बाल टू बाल विकास। तो ये उन्होंने लिखा हुआ है पर बहुत गलत तरीके से और मतलब सिस्टमेटिक वे में नहीं किया है। तो उस काम को मैंने और आसान किया है और लेक्चर में मैं समझा रहा हूँ। हम कैसे करेंगे, इस लेक्चर को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि पंचायती राज क्या है। गांव का विकास करने के लिए, ग्रामीण विकास के लिए जो सबसे पहली इकाई के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो पंचायती राज को दिया गया है। तो इस पंचायती राज का इतिहास और पंचायती राज से रिलेटेड आपसे 10 नंबर का सवाल पूछ लिया जाए या 5 नंबर का सवाल पूछ लिया तो आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक की पॉइंट आपको रटे होने चाहिए। वैसे पंचायती राज अपना एक पूरा लेक्चर होता है जो मैं अलग से 1-1.5 घंटे में कराता हूँ, अपने उधर लेक्चर में कराया हुआ है पॉलिटी वाले में। बट यहाँ पे हम ओवरव्यू में इतना देख लेंगे कि अगर आपसे कोई पंचायत राज में पूछ ले तो आप 15 से 20 पॉइंट तुरंत बिना सोचे समझे बोल दोगे। फिर उसके बाद में जब भी हम कोई पंचायत राज के बारे में, गांव के बात कर, ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास की बात कर रहे हैं, तो आप ये सोच के देखिए कि सबसे पहले तो हमें एक संस्था बनानी पड़ेगी। संस्था चलो हम बना लेते हैं, पंचायती राज के रूप में संस्था बना लेते हैं। ठीक है, पंचायती राज के रूप में ये हम संवैधानिक दर्जा दे देते हैं और पंचायती राज के रूप में ग्राम पंचायत बना लेते हैं। फिर बोले सर गांव के लोगों के लिए पैसा चाहिए, और पैसा के लिए क्या चाहिए, रोजगार चाहिए। तो रोजगार से रिलेटेड जितनी भी केंद्र की योजनाएं, जितनी भी राज्य की योजनाएं, उन्हें हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे। फिर बोले ठीक है रोजगार मिल गया, पैसा, तो आप बोले आवास की सुविधा करवाओ उनके लिए रहने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में घर नहीं है गांव में। तो बोले आवास से रिलेटेड केंद्र की योजना और राज्य की योजना ये हम देखेंगे। तो ये नेक्स्ट अपना आवास योजनाएं रहेंगी। फिर उसके बाद में क्षेत्रीय विकास योजना है, कुछ स्पेशल क्षेत्र है जो पिछड़ चुके होंगे, जैसे डांग वाला क्षेत्र पिछड़ चुका है, बॉर्डर एरिया वाला क्षेत्र पिछड़ चुका है, मेवात वाला क्षेत्र पिछड़ चुका है, मगरा क्षेत्र पिछड़ चुका है। तो बोले इन एरियाज का डेवलपमेंट करने के लिए क्षेत्रीय विकास योजनाएं बनाओ। फिर ग्रामीण विकास, ओवरऑल गांव के लेवल पे किस तरीके से आप सड़क बना सकते हो, किस तरीके से पानी की सुविधा उपलब्ध करा सकते हो, किस तरीके से बिजली उपलब्ध करा सकते हो। तो ओवरऑल ग्रामीण विकास से रिलेटेड योजनाएं। फिर स्वच्छता, गांव के लेवल पे साफ सफाई किस तरीके से की जानी चाहिए, इससे रिलेटेड जो भी योजना है। फिर गांव के लेवल पे इन सब में जो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए। और लास्ट में अन्य चीज़ें हम देख लेंगे। तो ये अपना सीक्वेंस रहेगा जो अपना इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। चीज़ें वही हैं लेकिन हमारा थोड़ा और सिस्टमेटिक वे में। सबसे पहले पंचायती राज, बाकी आप सब गाँव में अगर रहते हैं तो आप जानते होंगे गाँव में ग्राम पंचायत लेवल का सरपंच का चुनाव हर 5 साल में होता है। तो ये सिस्टम जो है संवैधानिक रूप से दर्जा दिए जाने वाला, ये कहलाता है पंचायती राज। ओके, तो ये पंचायती राज जो व्यवस्था है
हमारे राजस्थान में वैसे तो हमारे डीपीएसपी में लिखी हुई थी कि आपको गांव के लेवल पे ग्रामीण जो है वो पंचायतों का गठन करना है, लेकिन संविधान में डीपीएसपी में लिख के छोड़ दिया था, उसको प्रॉपर संवैधानिक अधिकार नहीं दिए थे। तो जब डीपीएसपी में लिख के छोड़ दिया तो हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी 1959 में, तो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर से जो है वो एक तरीके से ग्रामीण पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। फिर बाद में उसे आंध्र प्रदेश ने भी अपनाया, लेकिन बहुत सारे जिलों ने राज्यों ने अपनाया, बहुत सारे राज्यों ने नहीं अपनाया। तो इस कमी को फील करते हुए अपनी केंद्र सरकार ने फिर महसूस किया कि डीपीएसपी के कहने से नहीं मान रहे हैं राज्य, तो इसे हम प्रॉपर संवैधानिक दर्जा देते हैं, और प्रॉपर संवैधानिक दर्जा दिया जाता है 24 अप्रैल 1993 को। 73वां और 74वें संविधान संशोधन किए जाते हैं। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय सुशासन से रिलेटेड है, और 74वां संविधान संशोधन जो है शहरी क्षेत्र में स्थानीय सुशासन से रिलेटेड है। तो 24 अप्रैल डेट याद रखनी है, कितनी, 24 अप्रैल। और उसी दिन जो है वो पंचायती राज दिवस भी मनाया जाएगा। 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया पंचायती राज को गांव के लेवल पे, और इसी दिन पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन हुआ, अपने संविधान के भाग 10 में अनुच्छेद 343 ए से लेकर 343 ओ तक ग्रामीण क्षेत्र के लिए जोड़ा गया। उसमें ग्राम पंचायतों की शक्तियाँ 343 जी से रिलेटेड जो अनुच्छेद है उसमें एक्सप्लेन कर दी गई थी। इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, बाकी आप देखिए इस चीज़ को समझिए कि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हमारे देश में जो है वो गांव का स्वराज होना चाहिए, ग्राम स्वराज होना चाहिए। संविधान निर्माताओं में डीपीएसपी में लिख दिया कि आप ग्राम पंचायतों का गठन करना, लेकिन लोगों ने नहीं माना, राज्यों ने नहीं माना, सरकारों ने नहीं माना। तो फिर हमने क्या किया, 1992 में शुरू हुआ 73वां एंड 74वां संविधान संशोधन, जो फाइनली कंप्लीट होता है, जो लागू होता है 1993 से, और वो भी 24 अप्रैल की डेट को। ठीक है, 24 अप्रैल की डेट को लागू होता है। तो 24 अप्रैल की डेट को ये लागू होता है, और उस समय से सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। क्या अनिवार्य कर दिया कि ग्रामीण लेवल पे, गांव के लेवल पे स्थानीय आपको जो है वो सशक्तिकरण करना है। बोले किस तरीके से करना है, बोले त्रिस्तरीय पंचायत समिति बना दो। त्रिस्तरीय कैसे, बोले ऐसा करो, सबसे नीचे नीचे एक ग्राम पंचायत बनाओ। ठीक है, ग्राम पंचायत बनाओ, इस पंचायत का मुखिया बना दो सरपंच का, और उसके अलावा यहाँ पे वार्ड पंच भी बना दो वार्ड में। बोले ठीक है, और इन ग्राम पंचायतों का मिलने के बाद में एक पंचायत समिति बना दो। ठीक है, पंचायत समिति, इस पंचायत समिति का मुखिया बना दो प्रधान को, और इस प्रधान की सहायता करने के लिए रहता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद में आप इनसे ऊपर जाएं तो जिला लेवल पे जो है वो जिला परिषद बना दो। ठीक है, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। सबसे ऊपर जिला परिषद, उसकी सहायता के लिए सरकारी अधिकारी सीईओ, गांव के लेवल पे पंचायत लेवल पे पंचायत समिति। ठीक है, पंचायत समिति जिसका राजनीतिक मुखिया होता है प्रधान, और सरकारी मुखिया होता है सरकार की तरफ से जो अधिकारी नियुक्त किया जाता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और सबसे नीचा जो स्तर होता है ग्राम पंचायत, उसमें सरपंच जो होता है मुखिया होता है, और उसकी सहायता के लिए आजकल जो ग्राम विकास अधिकारी या सचिव होता है वो रहता है। ठीक है, तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इसको हमारे राजस्थान में और सभी राज्यों में फॉलो किया गया। तो ये त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अब आपको क्या डाटा याद रखना होगा, आपको डाटा याद रखना है कि वर्तमान में हमारे राजस्थान में 11,307 ग्राम पंचायतें, ये नया इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। आगे हो सकता है कि कुछ ग्राम पंचायतें बढ़ भी जाएं, लेकिन जब तक इकोनॉमिक सर्वे में जो दिखाया वही दिखाएंगे। पंचायत समितियाँ 352 है, मोस्टली जितनी भी तहसील हैं उन लेवल पे पंचायत समितियों को बना दिया गया है। एंड उसके बाद में जिला परिषद, 33 जिले हैं तो 33 जिला परिषद बना दिए गए हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डाटा आपको याद रखने का है। बाकी अनुच्छेद ए टू ओ तक जो है वो अपने ग्राम पंचायत या पंचायती राज से रिलेटेड है। एक शब्द आता है पैसा, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया 1996 में। ये जो पंचायती राज का बनाया गया था, ये पंचायती राज के अधिनियमों को जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें लागू नहीं किया गया, उनके लिए अलग से एक कानून बनाया गया पैसा, पंचायत राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, यानी जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं वहाँ पे पंचायती राज का विस्तार करना, ये 1996 में अलग से बनाया गया था। ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, ग्राम पंचायत के सभी मताधिकारी व्यक्तियों को ग्राम सभा कहा जाता है। मतलब देखो, गांव के लेवल पे 2-3 चीज़ें रहेंगी। एक तो रहेगी ग्राम पंचायत। ठीक है, पंचायत में नॉर्मली सरपंच हेड होता है, और सरपंच के नीचे अलग अलग वार्ड मेंबर होते हैं, वो सहायता करते हैं। तो ये तो होती है ग्राम पंचायत। एक होती है ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा, और ये सभा की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें जो 18+ जो वोट करने योग्य है, जो मतदान कर रहा है, वो व्यक्ति इस सभा के अंतर्गत शामिल है। यानी
ये एक तरीके से विधायिका होती है गांव की, ठीक है, और ये होती है कार्यपालिका गांव की। तो ग्राम पंचायत में तो सरपंच और बोर्ड होते हैं, और ग्राम सभा में जो भी गांव में लोग उपस्थित हैं, उस ग्राम सभा क्षेत्र में जो उपस्थित लोग हैं, वो मतदान करने वाले व्यक्ति सब शामिल होते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा गया था, ग्राम सभा के सभी मताधिकार वाले व्यक्ति जो होते हैं वो ग्राम सभा में शामिल होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके अलावा पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कैसे दिया जाएगा इन ग्राम पंचायत क्षेत्रों के लिए, तो पैसा के लिए जैसे केंद्र और राज्यों के बीच में पैसे बंटवारे के लिए जो है वो वित्त आयोग बना हुआ है, ऐसे ही राज्य और स्थानीय स्वशासन यानी ग्राम पंचायत के लिए पैसा बांटने के लिए राज्य वित्त आयोग बनाया गया है। राज्य वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद हैं अनुच्छेद नंबर 343 आई एंड अनुच्छेद नंबर 343 बाई। आई बात करता है ग्राम पंचायत वाला क्षेत्र का, और बाई बात करता है कि जो स्थानीय स्वशासन शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका और वो वाला, तो उनके लिए। बट आपको 343 आई याद रखना है। 1993 में एक्ट बनाया गया हमारे राजस्थान में, स्टेट फाइनेंस कमीशन, और उस एक्ट के तहत इस वित्त आयोग का गठन किया गया। और इस वित्त आयोग का काम क्या है, इस वित्त आयोग का काम है जो राज्य सरकार पैसा कमा रही है उसमें से गांव के विकास के लिए कितने रुपए दिया जाना चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। डाटा क्या याद रखना है कि हमारे राजस्थान में पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष बने थे, ये बने थे 1995 से लेकर 2000 के आसपास में जो बने थे कृष्ण कुमार गोयल। उसके बाद में दूसरे तीसरे चौथे को मत याद रखिए। 5 में थे 2015 से लेकर 2020 तक ज्योति किरण जी, और प्रद्युमन जी बने हैं 2020 से 21 तक के लिए। तो प्रद्युमन 6वें हैं, इनके साथ में लक्ष्मण रावत और अशोक लोहाटी जी हैं। क्या होता है इसका काम, जैसा कि केंद्र के लेवल पे वित्त आयोग का काम होता है, ऐसे यहाँ पे है। केंद्र के लेवल पे जो वित्त आयोग है वो केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे बंटवारा करना है, और राज्य का वित्त आयोग है वो ये बोलेगा राज्य और स्थानीय सुशासन के बीच में कैसा बंटवारा करना है। तो ये डाटा आपको रटना है। एग्जाम में मेंस में सीधा सीधा लिखना है, प्री में भी सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ये जो प्रद्युमन सिंह जी का ये अपना 6वां जो वित्त आयोग बना, राज्य वित्त आयोग बना, जिसमें लक्ष्मण राव जी और अशोक लोहाटी जी ये सदस्य हैं। तो प्रद्युमन सिंह जी ने सिफारिश की है, क्या सिफारिश की है कि हमारा राज्य जितना भी पैसा कमा रहा है उसका 6.75% यानी 6.25% जो है वो हमें गांव के विकास के लिए देना चाहिए। ऐसा प्रद्युमन सिंह ने 6वें वित्त आयोग की सिफारिश के रूप में बोला है। फिर उन्होंने बोला कि ये जो 6.7% देने वाले हो आप, इसमें से 75% आप गांव के विकास के लिए दो और 25% शहरी निकायों के विकास के लिए दो। तो 75% पे ही हमें फोकस करना है, क्योंकि लेक्चर का नाम है ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास पे ध्यान देना है। तो बोले 75% को भी 3 भागों में बांट दिया, 5%, 20% और 75%। बोले क्या, बोले 5% जिला परिषद के पास में डायरेक्ट काम करवाने के लिए, 20% अपने प्रधान या पंचायत समिति के पास में, और 75% पैसा जो है वो गांव के लेवल पे सरपंच के पास में पहुंचना चाहिए त्रिस्तरीय व्यवस्था में। 5% जिला प्रमुख के पास के थ्रू डायरेक्ट करा सकता है, 20% अपना जो प्रधान होता है वो भी डायरेक्टली करा सकता है, और ज़्यादातर काम ग्राउंड लेवल पे सरपंच के द्वारा कराए जाने चाहिए। त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ध्यान रखना। ये जिला प्रमुख का, ये अपना प्रधान का, और ये 75% जो हुआ अपने सरपंच के थ्रू वाला। पहले क्या होता था, जो पैसा आता था 100% यहाँ आता था सीधा जिला प्रमुख से फिर प्रधान के पास में जाता था, फिर सरपंच के पास में आता था। अब थोड़ा सा सिस्टम में सुधार कर लिया गया है, अब ज़्यादातर केसेज में डायरेक्ट पैसा सरपंच के पास में जाने लग गया है। इससे भ्रष्टाचार में कमी आई है। और यहाँ पे भी और चीज़ भी बात बोली है उन्होंने कि जब आप ग्रामीण विकास के लिए जब पैसा खर्च करने वाले हो, तब आप उसमें से 75% मूलभूत सुविधाओं के लिए करो, 40% सेंटर और स्टेट की जो स्कीम्स आ रही हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाने में करो, और 5% अन्य कार्य में करो। ठीक है, ये देख लेना आप कैसे भी करके। ये आपका मेंस में अगर पंचायती राज से रिलेटेड बात पूछ ली और आपने ये वाला डाटा लिख दिया, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर 10 नंबर का सवाल हुआ तो 2 नंबर आपके नंबर निश्चित बढ़ जाएंगे। ये डाटा आपने लिख लिया तो, क्योंकि क्लियर है। मतलब आपको मैं दोबारा से बोल देता हूँ, क्या है, राज्य वित्त आयोग का काम है कि राज्य की सरकार जो पैसा कमा रही है उसमें से स्थानीय सुशासन को कितना पैसा देना है, इस बारे में बात करता है। ठीक है, तो प्रद्युमन सिंह 6वें वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष बने, उनके साथ में अशोक लोहाटी जी और लक्ष्मण रावत भी जी थे सदस्य के रूप में।
फिर उन्होंने कहा कि आप राज्य 100 रुपये कमा रहे हैं तो 6.75% जो है वो स्थानीय निकाय के लिए दो। बोले ठीक है इतना देंगे। फिर इसमें से और बांटो, कैसे? बोले 75% गाँव के विकास के स्थानीय स्वशासन को दो और 25% शहरी स्थानीय स्वशासन को दो। ठीक है, अब हमें बात करनी ग्रामीण वाले की, तो ग्रामीण में 3 स्तर होते हैं, जिला परिषद वाला होता है, पंचायत समिति वाला होता है और ग्राम पंचायत वाला होता है, गाँव वाला होता है। तो बोले 5% जो है वो जिला प्रमुख अपने पास में रखेगा, डायरेक्ट खर्च करवा सकता है कहीं भी अपने क्षेत्र में। 20% अपना प्रधान रखेगा, वो डायरेक्ट खर्च करवा सकता है कहीं पे भी। और 75% आप सरपंच तक पहुंचाओ, 75% आप सरपंच तक पहुंचाओ, पर सरपंच विकास करवाएगा अपने गांव में। तो ये 3 स्तर पे इस तरीके से। और फिर सरपंच को भी दिशा निर्देश हैं कि जो आपके पास पैसा आ रहा है उसमें से 55% मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए, मूलभूत सुविधाएं मतलब सड़क, बिजली, पानी, इस तरीके की स्वच्छता अभियान, इनके लिए। पर 40% सेंटर या स्टेट के द्वारा जो स्कीम चल रही है उनका इंप्लीमेंट करवाओ, और 5% आप अपनी तरफ से मनमर्जी खर्च कर सकते हो। राजस्थान में पंचायती राज विभाग की स्थापना 1 अप्रैल 1999 में अलग से की गई थी। पंचायती राज विभाग बनाया गया था, डिपार्टमेंट बनाया गया था। 24 अप्रैल को जो है क्या हुआ है, वो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1993 में इसी दिन जो है वो पंचायती राज एक्ट लागू हुआ था। ठीक है, पंचायती राज का उद्देश्य और कार्य क्या है? बहुत आसान सा है, सीधा है, काफ़ी बार बोला हुआ है। एक तो विकेंद्रीकरण करना, ओके, ग्रामीण योजनाओं का क्रियान्वयन करवाना, क्षेत्रीय विकास करना, अपशिष्ट प्रबंधन करना, सार्वजनिक शौचालय बनाना और ग्राम सभा, ये शब्द हैं, पैसा और ग्राम सभा, ये मतलब आप समझ चुके हैं। ओके, अब थोड़ा सा जब बात चल रही है तो फिर मैं फाइनेंस कमीशन का भी बता देता हूँ। वैसे पॉलिटी में मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है आपको। वित्त आयोग, वित्त आयोग केंद्र वाला वित्त आयोग, इसका काम क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा करने का जो है सिफारिश करता है। तो आर्टिकल नंबर 280 के तहत, आर्टिकल नंबर 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसमें 1 अध्यक्ष और 4 मेंबर होते हैं। अपना जो 15वां फाइनेंस कमीशन बना था उसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। उसके अलावा कुछ और सदस्य हैं, वो हैं AN झा, अनूप सिंह, रमेश चंद, अशोक लाहिरी, ये हैं अशोक लाहिरी जी। और हमारी साइड में जो है राजस्थान वाले में वो हैं अशोक लोहाटी जी, दोनों अलग अलग हैं, यह ध्यान रखना। अशोक लाहिरी जो है वो केंद्र के सदस्य रहे और अपने राज्य वित्त आयोग के हैं वो अशोक लाहोटी जी। ठीक है, थोड़ा ध्यान कर लेना हो जाए तो, बाकी ये नहीं जान रहे तो NK सिंह का नाम याद रख लेना। ये 15 में वित्त आयोग। तो इन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का बंटवारा जो होना चाहिए वो 41% जो है वो 100 में, अगर केंद्र 100 रुपये कमा रहा है तो 41% जो है वो राज्यों को दो, उसमें 1% जम्मू कश्मीर के लिए। तो ओवरऑल में बोलूँ तो 42%, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था तो अब उसके लिए 1% अलग से प्रावधान रख दिया है जम्मू कश्मीर के लिए। तो 41 + 1 तो 42 बात ही बोलेंगे। ठीक है, ग्रामीण पंचायतों के पैसे का उपयोग करने के लिए भी उन्होंने बात करी कि गांव पंचायत के लेवल पे जो पैसा उपयोग होना चाहिए वो 40% पैसा केंद्र की तरफ से जो आने वाला है उसमें यूनाइटेड ग्रांट कहीं भी खर्च कर सकते हैं। और 60% पैसा जो टाइड ग्रांट है, एक तरीके से बंधा हुआ है योजनाओं के साथ में, केंद्रीय योजनाओं के साथ में बचा हुआ है, यहाँ से भी केंद्र के ग्राम पंचायत लेवल पे जो है वो पैसा दिया जाता है। थोड़ा सा याद कर लें तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है ये वाली बात। तो ये तो क्या है कि केंद्र की तरफ से ग्राम पंचायत लेवल पे जो पैसा दिया जा रहा है उस पर उन्होंने सजेशन दिए हैं, किसके द्वारा? केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा, जबकि हमारे राज्य वित्त आयोग के द्वारा ये बात बोली गई थी। केंद्रीय वित्त आयोग ने भी अपनी बातें बोली है और राज्य वित्त आयोग ने अपनी बात बोली है। राज्य वित्त आयोग तो पूरा पैसा देता ही है, केंद्र की तरफ से भी ग्राउंड लेवल पे भी पैसा दिया जाता है। तो उन्होंने बोला हुआ है कि अगर केंद्र की तरफ से कुछ पैसा जा रहा है तो 40% तो सरपंच अपनी तरफ से खर्च कर दे, लेकिन 60% केंद्रीय योजनाओं को ही क्रियान्वयन में करवाए। जैसे स्वच्छ भारत मिशन का कार्यक्रम चल रहा है, उसके अलावा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है वो 1 टैप जो वाटर सिस्टम शुरू किया जा रहा है, तो उनकी योजनाओं को क्रियान्वयन में करना चाहिए। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें आपको अपना पंचायती राज है उससे रिलेटेड समझ में आ गई। और हमारा इकोनॉमिक सर्वे में एक नई योजना या बजट में नई योजना शुरू की गई है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा, वो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये मनरेगा जो है उसका शहरी वर्जन है। इसमें 100 दिन का शहर वाले लोग जो रह रहे हैं, शहर में लोग जो रह रहे हैं उनके लिए 100 दिन का रोजगार देगी। सरकार का खर्चा 800 करोड़ प्रति वर्ष होने वाला है इसमें। तो ये सेम मनरेगा की तरह अब मनरेगा ही पढ़ने वाले। अच्छा, 2 शब्द हैं, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप। ठीक है, 2 शब्द आएंगे, आगे भी मैं बोलता रहूँगा कि भाई ये जो है वो सेंटर सेक्टर की स्कीम है। ठीक है, और एक आएगी सेंटर स्पॉन्सर्ड। ठीक है, सेंटर सेक्टर स्कीम का मतलब इसमें 100% पैसा जो है वो केंद्र दे रहा है। ठीक है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है कि इसमें कुछ पैसा, जैसे 60/40 का 60 पैसा जो है वो केंद्र दे रहा है, 40 पैसा जो है वो राज्य दे रहा है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यानी केंद्र से द्वारा प्रायोजित, और केंद्र की, ये तो केंद्र की जिसमें 100% दिया जाएगा, और केंद्र द्वारा प्रायोजित जो होंगी, जैसे मनरेगा होगा उसमें 90/10 का चलेगा। तो केंद्र
की प्रायोजित है। ओके, तो वो होती है अपनी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। तो अपना पहला रोजगार रिलेटेड मैंने बोला था कि हम गांव के पंचायत में सबसे पहले पंचायती राज संस्थान को देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में रोजगार योजनाओं को देखेंगे, फिर अपना आवास योजनाओं को देखेंगे, ठीक है, उसके अलावा ग्रामीण विकास से रिलेटेड फिर पुरस्कारों को देख लेंगे, फिर लास्ट में हमारे पास में क्यूज हैं। क्यूज को मैं अब लेक्चर में सॉल्व नहीं कराऊंगा, बट आपको खुद को करनी है वो। ओके, एक एक करके देखिए। रोजगार योजनाएं, मनरेगा, मनरेगा से रिलेटेड सारी बातें मैं आपको यहाँ पे इतनी सी जगह पे लिखी हुई हैं। अगर आपसे कोई 10 नंबर में पूछ ले और आपने ये छाप दिया ना मनरेगा का, तो 10 में से 10 नंबर देने को मजबूर हो जाएगा सामने वाला आदमी, ठीक है। ये है सब पूरा, इससे अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है मनरेगा में आपको। क्या है, देखो, मनरेगा अपना 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार डेवलपमेंट करने के लिए उनके द्वारा एक नरेगा योजना लाई गई थी, ठीक है। तो मनरेगा 2005 में एक्ट बना और 2006 में उसे फरवरी से लागू किया गया। शुरुआत आंध्र प्रदेश में की गई थी, धीरे धीरे उसे ऑल इंडिया लेवल पे जो है शुरू कर दिया गया। ये ग्रामीण रोजगार एवं समावेशी विकास के लिए योजना चलाई गई थी। इसमें 100 दिन का वयस्क लोगों के लिए और जो कि अनस्किल्ड हैं उनके लिए जो है वो रोजगार दिया जाता है। कितने दिन का, 100 दिन का, और वयस्क होना जरूरी है, और अनस्किल्ड भी हैं तो भी रोजगार, स्किल्ड हैं तो भी दिया जाएगा, बट इसमें काम जो रहेगा वो अनस्किल्ड वाला ही रहेगा। आपको जो है वो परात और जो अपना फावड़ा होता है वो लेके खुदाई करनी है, उसमें स्किल की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये एक्ट 2005 में जो है वो बन गया था, और हमारे राजस्थान में इसे संपूर्ण राजस्थान में शुरुआत में 1-2 जिलों में लागू हुआ, और ओवरऑल राजस्थान में 1 अप्रैल 2008 से लागू हो गया था। इस एक्ट के क्या प्रावधान है, सबसे पहली बात तो आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, ठीक है, और अनस्किल्ड जैसा रोजगार दिया जाएगा। इस एक्ट में काम करने के लिए अगर कोई व्यक्ति स्थानीय है तो उसको ही कार्य दिया जाएगा। मान लीजिए कि कोई ग्राम पंचायत है इसमें, और कोई बाहर वाला व्यक्ति आके बोले कि मुझे भी इसमें कार्य करना है, तो उसको कार्य उस ग्राम पंचायत में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उन स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा। दूसरा कि जितने भी लोग काम करने वाले होंगे उनमें कम से कम 1/3 महिलाएं होना जरूरी है, ताकि महिला सशक्तिकरण को जो है बढ़ावा मिले। उसके बाद में अगली बात कि जो भी व्यक्ति चाहे वो अपना जॉब कार्ड बनवा सकता है, उसको 15 दिन में रोजगार मिलेगा गारंटी के साथ में, और 5 किलोमीटर के दायरे में मिलेगा वो रोजगार। खास बात ये, अगर आपको 15 दिन में रोजगार नहीं मिल रहा है तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, लेकिन ये बेरोजगारी भत्ता जो है वो स्टेट देगा, राज्य देगा, केंद्र नहीं देगा। बाकी अभी हम देखेंगे तो ओवरऑल इस अपनी नरेगा में 90% केंद्र देता है और 10% राज्य देता है। लेकिन अगर आपको 15 दिन में रोजगार नहीं मिल रहा है तो बेरोजगारी भत्ता जो है वो केंद्र को ही देना पड़ेगा। और अगर आपको 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर ले जाकर के काम करवाया जा रहा है तो आपको 10% एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा। मान लीजिए आपके गांव के पास में कार्य नहीं बचा और आपकी ग्राम पंचायत कहीं दूसरी पास के तालाब में, दूसरे गांव के तालाब में खुदाई करवाना चाह रही है, वो आपकी ग्राम पंचायत के तहत करवाना चाह रही है, तो फिर आपको दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसका 10% एक्स्ट्रा भी दिया जाएगा। नॉर्मली 5 किलोमीटर के दायरे में ही कार्य दिया जाएगा, लेकिन अगर उससे बाहर जाएंगे तो 10% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। उसके अलावा ग्राम सभा का काम कार्य है, कार्यों का चयन करना, सामाजिक अंकेक्षण करना, कार्य प्रगति की जांच करना। इसमें नो ठेकेदार, ठेकेदार की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई मशीन लगवानी है, ये मैनुअल वर्क दिया जाएगा। अगर ठेकेदार ही ठेका लेने लग गए और मशीनों से काम करने लग गए तो फिर रोजगार कहाँ रह जाएगा। ओके, कार्यस्थल पे पानी की व्यवस्था करनी है, छाया की व्यवस्था करनी है, चिकित्सा की सुविधा करनी है, और पालना गृह, किसी की अगर महिला के पास में बच्चा है तो उसकी सुविधा के लिए पालना गृह भी होना चाहिए। 2021-22 में 2021 और 22 में, ये 21-22 का डाटा है, तो हमारे राजस्थान में जो है वो कुल मिला के इतने दिन का 29.62 करोड़ दिन का 29.62 करोड़ दिन का मानव दिवस, या 2962 लाख मानव दिवस रोजगार, यानी इतने लोगों को और इतने दिन तक का ऑलमोस्ट 63 लाख परिवार को रोजगार मिला। अब बोले सर ये 2962 क्या है, ये नॉर्मल सी बात है यार, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। 2962 लाख दिवस मानव दिवस रोजगार, मतलब मान लीजिए कि आपका गांव है, ठीक है, आपके गांव में आज के दिन में, एक दिन में, आज के दिन में 30 लोगों ने काम किया, तो ये हो गया 30 मानव दिवस कार्य, ठीक है। एक ही दिन में आपके 30 लोगों ने काम कर दिया तो 30 मानव दिवस। ऐसे ही अगर ये निकाला जाएगा तो कितने दिन कितने लोगों ने कार्य किया है उसका गुणा कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, बात खत्म। 2962 लाख मानव दिवस कार्य रोजगार सृजन किया, बट ऐसा सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए मेरे सजेशन में, क्योंकि ये डाटा तुरंत चेंज होता है। ओके, एंड उसके अलावा राजस्थान में हमारी सरकार ने एक खास बात ये करी है कि 100 दिन का तो सरकार के द्वारा रोजगार दिया ही जाता है मनरेगा में, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार ने और अलाउ किया है कि हम 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार देंगे,
यानी 125 दिन का मनरेगा के तहत रोजगार मिलता है। और इस 25 दिन वाली बात जो है, चूंकि मनरेगा में केंद्र वाले में तो सिर्फ 100 दिन की बात है, तो ये 25 दिन राज्य सरकार ने एक्स्ट्रा दिए, तो बोले इसका जो भी कैसा खर्च होगा वो हम खुद खर्च करेंगे, ये राज्य सरकार खर्च करेगी। ओके, और इसका प्लानिंग कौन करेगा? जो है वो अर्बन मनरेगा के द्वारा किया जाए। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें आगे की इसका पैसा किस तरीके से होता है, तो नॉर्मली रूल्स जैसे है कि केंद्र के द्वारा ओवरऑल स्कीम में 90% दिया जाता है, राज्य के द्वारा ऐसे हम स्टेट के द्वारा 10% दिया जाता है। लेकिन अगर हम इसे और डिवाइड करके देखें, तो अगर मनरेगा में मजदूरी दी जा रही है और सामान लाया जा रहा है, तो 60% और 40% का ही रेशियो रख सकते हो। बोले सर ये समझ में नहीं आया, कहना क्या चाह रहे हो? देखो ऐसा होता है, मनरेगा में भी आपको कुछ सामान लेकर के आना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए 10,000 रुपये हैं टोटल। और अच्छा, 10,000 रुपये एक गांव के लिए एक दिन के लिए दिए गए। ठीक है, अब इस 10,000 में से 9,000 तो केंद्र की तरफ से आए होंगे। ठीक है, और अपना 1,000 जो है वो किसकी तरफ आया होगा? 1,000 जो आया होगा वो अपना राज्य की तरफ से आया होगा। ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पे 50 लोगों को रोज़गार देना है। ठीक है, अब रोज़गार देने से पहले कुछ सामान ज़रूर खरीदा जाता है। हो सकता है कि परात खरीदी जाए या फावड़ा खरीदा जाए या मीटर्स नापने का कुछ सामान खरीदा जाए। तो केंद्र सरकार ने नियम बनाया हुआ है कि तुम जब भी सामान खरीदने जाओ तो ध्यान रखना कि 10,000 के 40% से ज़्यादा मत कर देना, इसके 40% से ज़्यादा मत कर देना। इससे कम भले ही तुम 5% खरीद लो, 2% खरीद लो, भले ही सामान मत खरीदो, लेकिन आपको कम से कम 60% तो मजदूरी में देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 10,000 का सामान ही सामान खरीद लो फिर मजदूरी नहीं बची। तो उनका ये बोला हुआ है कि आपको नॉर्मली मिनिमम 60% मजदूरी तो देनी ही पड़ेगी। 60% पैसा जो है वो मजदूरी में खर्च करना पड़ेगा। सामान में आप 40% से कम ही खर्च कर सकते हो, बस इतना सा कहने का है। कन्फ्यूजन नहीं रखना है, बस सीधी सी बात है। अगर मजदूरी और सामान का जो रेशियो है वो 60-40 का है, मजदूरी में पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है, और सामान लेने वाली बात होती है उसमें सामान पे लेने वाली बात में 75% जो है वो केंद्र देता है और 25% राज्य देता है। ओवरऑल बात करें तो 90:10 निकल के आता है। और आजकल पैसा, पहले तो क्या होता था कि सरपंच के थ्रू पैसा आता था, अब डायरेक्ट आपके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जो है वो डाला जाता है। उसके अलावा जियो मनरेगा एक एप्लीकेशन है, उस पर आपके गांव में क्या कार्य चल रहे हैं, किन लोगों को कितना। पहले तो क्या होता था, पंचायत घरों पे लिखवा दिया जाता था फलान सिख को इतना दिन का रोजगार, इतने रुपए मिले। अब तो आपके पास में मोबाइल एप्लीकेशन है, उसमें सारा डाटा अपडेट रहता है। एसटी को 200 दिन का रोजगार देने की बात की गई है हमारे राजस्थान में। शेड्यूल ट्राइबल एरिया है जहाँ सहारिया, खैरुआ, कथोई ये जनजाति हैं। सहारिया खैरुआ ये बारां में है, कथोई अपने उदयपुर में है। तो इनके लिए 200 दिन का रोजगार देने की बात की गई। इवन है फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए भी राज्य सरकार के द्वारा 100 दिन एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, तो टोटल 200 दिन का रोजगार वाली बात की गई। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, इतना काफ़ी है। उसके बाद में दोबारा रिवाइज करेंगे तो और समझ में आएगा। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद एक संस्था बनाई गई थी, ऑटोनोमस संस्था बनाई गई थी अक्टूबर 2010 में। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हमारे सीएम ही रहते हैं। तो इसका काम क्या होता है कि केंद्र और राज्यों की जो रोजगार से संबंधित योजनाएं उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम करती है। तो ये ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आती है ये संस्था, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप का विकास करने का काम करती है। ग्रामीण क्षेत्र पे अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप को बोलते हैं हम, अपना स्वयं सहायता समूह। ठीक है, स्वयं सहायता समूह जो एनजीओ होते हैं सहकारिता लेवल के, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं। उनका जो है वो ये ग्रामीण विकास विभाग के तहत राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चलते। अब इसमें क्या है कि बहुत सारी योजनाएं चालू होती हैं। एक तो केंद्र की योजनाएं होती हैं और एक राज्य की योजनाएं होती हैं। तो केंद्र की योजनाओं में एक योजना है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। 2011 में ग्रामीण मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया, हमारे राजस्थान में से संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया। इसका काम क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप का विकास करना। इसका टारगेट है कि हम 12 करोड़ परिवारों को 2024 से 25 तक जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ में जोड़ लेंगे। ये किसका टारगेट है? राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन का। ठीक है, राजस्थान नहीं, ये राष्ट्रीय है। अब राष्ट्रीय तो इधर हो गए, तो हमारी राज्य सरकार ने बोला हम भी पीछे क्यों रहे, हम भी राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना लेके आ जाते हैं। इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान रूरल लाइवलीहुड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट।
ओके, ये राजस्थान की राज्य की है, ये केंद्र की है। नाम एक जैसे लग रहे होंगे, यहाँ राष्ट्रीय है और यहाँ राजस्थान है, बस इतना ध्यान रख लेना। आर से शुरू हो रहा है, आर से शुरू हो रहा है राजस्थान से, लेकिन ये राष्ट्रीय यानी नेशनल है और ये राजस्थान वाला स्टेट है, बस इतना ध्यान रख लेना। ये हमारे राजस्थान के 18 जिलों में वर्ल्ड बैंक की सहायता से चल रही है SHG डेवलपमेंट करने के लिए। उसके अलावा राज्य सरकार की एक और योजना है एम पावर। ये योजना एम पावर जो है वो पश्चिमी राजस्थान में गरीबी को मिटाने के लिए योजना चलाई जा रही है, एम पावर। ठीक है, इसमें 6 जिले शामिल हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पाली और सिरोही, ये 6 जिले हैं। ये जो एम पावर योजना है, मिटिगेशन ऑफ द पॉवर्टी, इस तरीके से बोलेंगे, मिटिगेशन ऑफ द पॉवर्टी, इसलिए इसका नाम हो गया एम पावर। ठीक है, ध्यान रख लेना, मिटिगेशन यानी खत्म करना, पॉवर्टी यानी गरीबी, गरीबी को खत्म करने के लिए पश्चिमी राजस्थान में एम पावर योजना चलाई जा रही है। IFAD एंड टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन के साथ में ये चलाई जा रही है, तो ये ध्यान रख लेना एम पावर। बाकी पहली मैंने आपको बता दिया मनरेगा, दूसरा मैंने आपको बता दिया राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिससे द्वारा 2 केंद्र वाली RLMM, उसके अलावा एक योजना और है राजस्थान ग्रामीण, केंद्र की है, राजस्थान ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना, ये भी ध्यान रखना है, राजस्थान ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये इंग्लिश है नेशनल, एक्चुअली मैं बार बार राजस्थान बोल रहा हूँ, ये राष्ट्रीय। ओके, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना, क्योंकि केंद्र की योजना है तो वो राष्ट्रीय संबंधित होगी। ओके, और राजस्थान वाली एक योजना होगी वो राजस्थान से शुरू होगी। मैंने यहाँ पे आधा रख दिया, बट इसे मुझे पूरा लिखना चाहिए था क्योंकि कन्फ्यूजिंग है ये। ओके, राजस्थान इधर राज्य वाली है, इधर केंद्र वाली है। ओके, राजस्थान ये अपना है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना, वर्ल्ड बैंक की सहायता से 9 जिलों और 36 ब्लॉक में चलाई जा रही है। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, 19 फरवरी से। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं क्षेत्रीय विकास की परियोजनाएं। क्षेत्रीय विकास में आपको 4 विकास परियोजनाओं को ध्यान रखना होगा। एक तो आप देखिए ये वाला क्षेत्र, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये थोड़ा सा याद रखना होगा। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि हमारे राज्य के बॉर्डर पे जो जिले हैं, गंगानगर, जो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। सीमा क्षेत्र विकास प्रोग्राम, ये केंद्र सरकार के द्वारा डायरेक्टली पूरा वित्त पोषित है, यानी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट पूरा का पूरा 100% किसके द्वारा आएगा? केंद्र सरकार के द्वारा आएगा। अब केंद्र सरकार में बॉर्डर एरिया से रिलेटेड, सुरक्षा से रिलेटेड गृह मंत्रालय, तो गृह मंत्रालय के तहत इसे देखरेख होती है। इसे 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1993-94 में डेवलप किया गया था। हमारे राजस्थान के 4 जिले और 16 ब्लॉक में चल रही है, जितने जिले बॉर्डर से कनेक्ट हैं उनमें चल रही है, ये ध्यान रख लेना। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट सीमा क्षेत्र विकास प्रोग्राम केंद्र के सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, गृह मंत्रालय केंद्र के द्वारा इसे चलाया जाता है। 7वीं फाइनेंशियल ईयर परियोजना, 7वीं वित्त पंचम वर्षीय योजना के तहत चलाया गया। 7वीं FYP का मतलब होता है पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत चलाया गया। ठीक है, 4 जिले 16 ब्लॉक। उसके बाद में ये वाला अलवर वाला और भरतपुर वाला क्षेत्र, यहाँ पे मेव जनजाति अधिक रहती है, तो इस क्षेत्र को मेवात बोला जाता है। तो ओरिजिनली तो सच बात तो ये है कि अलवर वाला ये इलाका, ऊपर वाला इलाका और हरियाणा का कुछ इलाका जहाँ पे मेव मुस्लिम समुदाय ज़्यादा रहता है, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, उनमें अशिक्षा अधिक है, तो उनके विकास के लिए ये योजना चलाई गई है। ठीक है, बट लेकिन इसमें हम जो है वो नॉर्मली अलवर भरतपुर दोनों को शामिल कर लेते हैं, क्योंकि भरतपुर का कामा, नगर, डीग ये जिले भी मेवात क्षेत्र में आते हैं। ओके, तो मेवात क्षेत्र, ये योजना मेवात एरिया डेवलपमेंट योजना 1986-87 चलाई जा रही है, 2 जिले 12 खंडों में चल रही है, अलवर और भरतपुर में। ओके, अब आती है मगरा क्षेत्र विकास परियोजना। मगरा कौन सा एरिया है? मगरा ये वाला इलाका, बीच वाला। ठीक है, अजमेर और उदयपुर के पास वाला इलाका। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद 4 जिले आते हैं, ये मैप के थ्रू समझिए आप मगरा। ठीक है, मगरा क्षेत्र, वैसे तो मैंने आपको राजस्थान ज्योग्राफी में समझाया वो मगरा क्षेत्र। ठीक है, अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा ये 4 जिले आते हैं। तो मगरा क्षेत्र 2005-06 में शुरू हुई 5 जिलों में। ओके, 5 जिले में कौन सा जिला इसमें एक्स्ट्रा है? एक ये अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, पाली और चित्तौड़गढ़। हाँ, चित्तौड़गढ़ का मैप में मैंने शामिल नहीं किया, तो ये आपको शामिल करना है, इस तरीके से आपको शामिल कर लेना है। ध्यान रख लीजिए 5 जिले हैं, ये 5 जिलों में चल रही है, तो मुझसे भी मैप में गलती हुई है। ओके, तो मगरा क्षेत्र विकास परियोजना 5 जिलों में है, अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, 5 जिलों में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। डांग विकास कार्यक्रम, ये 8 जिले हैं, कोटा संभाग और भरतपुर संभाग के 8 जिले हैं, उनमें चलाया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। 8 जिले और 36 पंचायत समितियों में चलाया जा रहा है। तो 8 जिले 2 संभाग याद रख लेना, भरतपुर और कोटा, उसमें आपको याद आ जाएंगे। कोटा संभाग में कोटा, बारां, झालावाड़ और बूंदी कोटा में आगे। भरतपुर में भरतपुर, करौली,
धौलपुर, सवाई माधोपुर, तो ये पूरा इलाका। बाकी डांग आपको जो अपना उसमें पता ही है ज्योग्राफी में, डांग क्षेत्र, चंबल का पास में बीहड़ क्षेत्र, वो डांग क्षेत्र कहलाता है, उस एरिया का डेवलपमेंट। तो 4 क्षेत्रीय विकास परियोजनाएं आपको रटी होनी चाहिए। बॉर्डर एरिया, बॉर्डर वाले 4 जिले, मेवात, अपने भरतपुर, अलवर वाले, ठीक है। कब शुरू हुई ये भी ध्यान होना चाहिए, 86-87 में मेवात वाली हुई है, मगरा वाली 2005-06 में हुई है, डांग विकास वाली 2005-06 में हुई है, बॉर्डर एरिया वाली जो है वो 1993-94 से 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई है। अब बात करते हैं आवासीय योजनाएं। आवासीय योजनाओं में सबसे इम्पॉर्टेंट आवासीय योजना है प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण। गांव के लेवल पे आवासीय योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण। इसका पुराने टाइम पे जब कांग्रेस सरकार थी तब उसका नाम था इंदिरा आवास योजना, अब बाद के उसे चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है, क्योंकि आपको पता है सरकार बदल गई तो वो सरकार उस नाम को चला के रख ही नहीं सकती। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, पुराना नाम उसका इंदिरा आवास योजना है, इसकी शुरुआत आगरा में 20 नवंबर 2016 से की गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसमें लाभार्थी का जो चयन है वो 2011 का जो सेंसस जनगणना हुई थी, सोशियो इकोनॉमिक जो जनगणना थी उसके आधार पर किया जाता है। तो जनगणना 2011 सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना थी, उसमें 7 मानक बनाए हुए हैं उन्होंने, उन 7 मानकों के आधार पर लाभार्थी का चयन किया जाता है। इसमें आप घर बनाना चाह रहे हैं तो घर बनाने के लिए आपके लिए जो है वो 1,20,000 रुपये का जो है वो इसमें सहायता दी जाती है। और उसके अलावा शौचालय बनाना चाह रहे हैं तो शायद 12,000 नहीं, मेरे हिसाब से 20,000 रुपये की सहायता जो है वो शौचालय बनाने के लिए अलग से दी जाती है, यहाँ पे अगर बनाना चाह रहे हैं घर के साथ में। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा केंद्र ने बोला है कि 90 दिन का कार्य दिवस जो है वो दिया जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा कंफर्म कर लेंगे थोड़ी देर बाद में कि कितना जो है वो शौचालय के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और मनरेगा का 90 दिन का कार्य भी दिया जाता है, तो मजदूरी है उसमें 225 के आसपास में, तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए 20,000 रुपये मनरेगा के आसपास में हो जाता है, ओके। और डाटा इन्होंने दिया है कि 2021-22 में ये टोटल 94,302 नए घर का निर्माण किया गया हमारे राजस्थान के अंतर्गत। 2022 में राजस्थान ने टॉप किया है घर बनाने के मामले में। इसमें तो बांसवाड़ा भी सबसे नंबर 1 पे आता है। दैट्स ग्रेट कि हमारा राजस्थान इसमें सबसे अच्छा करता है, ओके। प्रधानमंत्री आवास योजना दोबारा रिवाइज करें, 16 नवंबर 2016 से आगरा में शुरू हुई। लाभार्थी का चयन 2011 की जनगणना के सामाजिक आर्थिक जातिगत आधारित जनगणना थी, उसके 7 मानकों के आधार पर किया जाता है। घर बनवाने के लिए 1,20,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिसमें 60% जो है केंद्र देता है, 40% राज्य देता है। और उसके अलावा वहीं उसी समय पर अगर स्वच्छ भारत मिशन के तहत SVM के तहत अगर अपना शौचालय बनवाना चाह रहे हो तो 12,000 रुपये दिए जाते हैं। और राजस्थान ने इसमें टॉप किया है 2022 में 94,302 घर बना करके। दैट्स ग्रेट, ओके। अब बात करते हैं कि गांव के लेवल पे आधारभूत संरचना का विकास करने के लिए कौन कौन सी योजना चल रही हैं। हमने रोजगार योजनाएं देख ली, उसके बाद में आवास योजना देख ली, अब बात करते हैं आधारभूत संरचना विकास के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट योजना है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, MP लेड योजना। ये 1993-94 में शुरू हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI के द्वारा इस योजना के लिए पैसा दिया जाता है और इसका क्रियान्वयन भी करवाया जाता है। MOSPI क्या योजना, बोले हर सांसद को जो भी MP है, राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, उसको 5 करोड़ रुपए पर ईयर दिए जाएंगे। और ये नॉन लैप्सेबल है, अव्यक्त हैं, मतलब ये अगर 5 करोड़ आपने खर्च नहीं किए तो ये आप खत्म नहीं होंगे, आपके अगली साल में जुड़ भी जाएंगे। आपने खर्च कर दिए तो अच्छी बात है, नहीं करिए तो अगली साल में जुड़ जाएंगे। तो 5 करोड़ रुपए पर सांसद पर ईयर दिया जाता है। फिर उससे बोला जाएगा कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हो। अगर आप लोकसभा के MP हैं, आप मान लीजिए कि बयाना लोकसभा क्षेत्र है, उसके अगर MP हैं तो आपको उस बयाना लोकसभा क्षेत्र में ही खर्च करना पड़ेगा। अगर आप जयपुर ग्रामीण लोकसभा के MP हैं तो आपको जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में ही खर्च करना पड़ेगा। अगर आप राज्यसभा के MP हैं तो राज्यसभा का MP का तो कोई फिक्स एरिया भी नहीं होता है, तो पूरे राज्य में जहाँ भी वो मन करे वो 5 करोड़ रुपए को खर्च कर सकता है। किसी भी जिले का चयन कर सकता है अपने राज्य में और कहीं भी खर्च कर सकता है। उसके बाद में अगर आप राज्यसभा में मनोनीत भी होते हैं राज्यसभा में, आपका ध्यान हो अगर आपको, तो जैसा कि जो सचिन तेंदुलकर जी या जया बच्चन जी या और भी बहुत सारे जो हैं मनोनीत हुए हैं, तरुण गोगोई भी जो है वो मनोनीत हुए हैं राज्यसभा में MP के रूप में। तो कोई भी
अगर राज्यसभा में एमपी के रूप में मनोनीत हुआ है तो पूरे देश में, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो पूरे देश में कहीं भी खर्च कर सकता है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आप किसी क्षेत्र के हैं तो उसी क्षेत्र में आप करिए, आप किसी राज्य यानी राज्यसभा के में एमपी हैं तो आप राज्य में कहीं भी खर्च कर लीजिए, और अगर आप राज्यसभा में भी जो है वो नॉमिनेट किया गया है, आपको मनोनीत किया गया है, तो पूरे देश में कहीं भी खर्च कर लीजिए। ठीक है, इनके क्रियान्वयन जो है वो जिला कलेक्टर करवाएगा, जो भी पैसा आपको मिलेगा वो जिला कलेक्टर के थ्रू। उसमें फिक्स ये बात भी लिखी गई है कि जितना भी पैसा आप खर्च करो एक साल में, उसमें से कम 15% एससी एरिया में और 7.5% एसटी एरिया में खर्च करना ही है, ऐसा था। फिर इसमें एक कंडीशन ये दे दी गई कि अगर पूरे देश में कहीं गंभीर आपदा आ जाती है, मान लीजिए उत्तराखंड में बादल फट गए, या कहीं दूसरी जगह कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, साउथ में कहीं तूफान आ गया, तो इस वाले लोकसभा एमपी को दया आ रही है तो वहाँ पे 1 करोड़ रुपए अधिकतम वो कहीं भी देश में दे सकता है। गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अधिकतम 1 करोड़ रुपए दे सकता है। ओके, कोविड के टाइम पे इसे रद्द कर दिया गया क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं थे, 2 साल के लिए रद्द किया था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा कि नवंबर 2021 से पूरे शुरू करते हैं, तो 2 करोड़ रुपए जो है वो शेष समय के लिए दे दिया है 2021 वाले के लिए, और अभी 2022 से इसमें 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च तक चलता है नेक्स्ट। मान लीजिए अभी 2022 का फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक चलने वाला है। तो उस समय तो 5 करोड़ मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे नवंबर में शुरू करी, नवंबर से लेके और 31 मार्च तक के लिए 2 करोड़ रुपए दे दिए थे केंद्र सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या होता है? ग्रामीण विकास करना होता है। सांसद सहमति से ही कार्य इसमें किए जाते हैं और सहमति के 75 दिन में कार्य स्वीकृति मिल जाती है। ठीक है, बस इतना है, बस और तो कुछ नहीं है। MOSPI के द्वारा ये MP लेड कहा जाता है। दोबारा से मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो देखिए, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम MP लेड 1993 में इसे शुरू किया गया। एक सांसद को 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं पर ईयर के लिए। ये नॉन लैप्सेबल है, यानी अगले साल भी जुड़ जाएंगे अगर आपने खर्च नहीं किए तो। अगर लोकसभा के सांसद हैं तो आप अपने क्षेत्र में खर्च करिए, आप राज्यसभा के सांसद हैं तो राज्य में कहीं भी खर्च करिए, और आप मनोनीत हैं राज्यसभा में तो आप पूरे देश में कहीं खर्च करिए। ओके देन, ठीक है। उसके बाद में आप अगर कहीं पे प्राकृतिक आपदा आ गई है तो 1 करोड़ रुपए कहीं भी दे सकते हैं। शुरुआत में रद्द कर दिया, अभी उसमें दोबारा से चालू कर दिया गया। ओके दैट्स इट। इसका क्रियान्वयन जिला कलेक्टर कराता है, और इस योजना को लागू को मतलब शुरुआत को किसके अंडर में चलती है? ये MOSPI के तहत चलती है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सेम टू सेम हमारे राज्य में भी विधायक लेड योजना चलाई गई, MLA लेड लोकल एरिया डेवलपमेंट, स्थानीय विकास, स्थानीय क्षेत्र विकास, लोकल स्थानीय एरिया क्षेत्र विकास। विधायक के द्वारा भी सेम वही, विधायक को भी 5 करोड़ रुपए। बोले हम पीछे क्यों रहे, हम भी पैसा खाने का जरिए ढूंढेंगे। तो हर विधायक को 5 करोड़ रुपए पर MLA दिए जाते हैं पर ईयर। ठीक है, उसमें से एक चीज़ फिक्स कर दी उन्होंने, 20% SC ST एरिया के लिए उसे खर्च करना ही होगा। फिर उसके अलावा इस बार थोड़ा सा उन्होंने अपने मुख्यमंत्री जी ने बोला कि ठीक है आपको 5 करोड़ रुपए तो मिल ही रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि हो सके तो 2.25 करोड़ रुपए आप हेल्थ सेक्टर में खर्च करवाना, ताकि ये कोविड जो आया है उससे रिकवर हो सकें। ओके दैट्स इट। उसके बाद में सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये 2014-15 में शुरू की गई थी। ये सभी MP के लिए शुरू की गई थी। लोकसभा, राज्यसभा और राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड हैं उनको करना है। इनको क्या करना है? एक विलेज 1 ईयर के लिए लेना है। 3000 से 5000 की आबादी वाले जो है वो इसमें शामिल करने हैं। ठीक है, राजस्थान में शुरुआत में 25 और 10 का रेशियो था। ओके,